दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग अभ्यास 6 का नियम देख रहे हैं। तो हम लोगों ने व्याकरण में शब्दार्थ को पढ़ा है और गृह शब्दार्थ को पढ़ा है हम लोगों ने, और गृह का रूप देखा था, लोट लकार देखे, भू धातु का, और आज द्वितीय का विभक्ति अर्थात कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि जहाँ पे द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है, कर्म कहाँ होता है, कर्म कारक, कि जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहे, कर्तु रिप्सतम तम कर्म में जिसको कारक कर्ता सबसे अधिक चाहे उसमें कर्म होता है। और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। एक तो ये आपने देखा था। दूसरा क्या देखा था कि उभय की अभिता परिता समय निक्सा हा प्रति अनु के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। और तीसरा आपने क्या देखा था कि जहाँ पे गति हो, गति वाले शब्द में हिलना चलना और जाना, हिलना चलना जाना, इनमें जहाँ गति हो रही है उस शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम द्वितीय विभक्ति के और प्रयोग को जानेंगे कि और कहाँ कहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये देखिए, ये अव्यय पद हैं। कौन से पद हैं? अव्यय पद हैं। उभयतः, उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपरि परि, अधो अधः और अध्यधि के साथ द्वितीय होती है, जैसे ग्रामम उभयतः। तो दोस्तों, आपको पता है शब्दार्थ में ही पहले बताया जा चुका है कि उभयतः का मतलब क्या होता है। तो उभयतः का मतलब होता है दोस्तों दोनों ओर। ठीक है, दोनों ओर। पहले इसके अर्थ को जान लिया जाए। सर्वतः मतलब चारों ओर, सभी ओर। सर्वतः सभी ओर या फिर चारों ओर। ठीक है। और धिक, धिक मतलब धिक्कार। धिक का क्या मतलब होता है? धिक्कार। ऊपरी परी, ऊपरी परी मतलब क्या होता है? ऊपरी मतलब होता है ऊपर, उसके ऊपर। और अधो अधः, अधो अधः का मतलब होता है दोस्तों, अधः मतलब नीचे, अधः का मतलब होता है नीचे। और अंदर, अधो अधः नीचे या अंदर। आगे देखिए क्या है? अध्यधि। अध्यधि जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं अधि, मतलब होता है अंदर। और जो है अधि आपका क्या लग गया है? अधि का मतलब होता है अंदर। अधो अधः नीचे और अध्यधि अंदर। इसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे इन्होंने बता दिया है कि ग्रामम उभयतः, ग्रामम उभयतः, तो ग्रामम में हो गई है द्वितीय विभक्ति उभयतः के कारण। उसी तरह से ग्रामम सर्वतः, सर्वतः के कारण ग्रामम में क्या हो गया है? द्वितीय विभक्ति हो गई है। आगे देखिए क्या है कि धिक नास्तिकम, तो ये धिक शब्द के कारण नास्तिकम में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। फिर आगे देखिए क्या है, हाँ ये इतना आप याद रखिए। नियम 17 में आपको बता दिए कि जहाँ पे उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी परी, अधो अधः और अध्यधि इन शब्दों का प्रयोग होगा, वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। इन शब्दों के साथ में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और इसके पहले इन शब्दों के साथ ही साथ पहले वाले अभ्यास 5 के जो नियम में दिया हुआ है कि अभितः परितः समय निक्सा हा प्रति अनु, इनके साथ भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्या है? अंतरेण। अंतरा, नियम 18 है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते, इसमें 2 शब्द आ रहा है। दीर्घ संधि का प्रयोग है। एक तो हो गया अंतर, ठीक, और दूसरा हो गया अंतरेण। तो अंतर का क्या मतलब होता है? अंतर मतलब होता है कि बीच में, और अंतरेण मतलब बिना। अंतर मतलब बीच में और अंतरेण बिना होता है। तो देखिए कहते हैं कि अंतरा, अंतरेण और बिना के साथ में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इन सारे शब्दों को दोस्तों याद करना पड़ेगा कि अंतरा, अंतरेण, बिना, इनके साथ में द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। यदि आपको ये सूत्र याद होता है तो और भी अच्छी बात है। अंतरा, अंतरेण और बिना। अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब भी बिना होता है, और बिना का मतलब आप जान ही रहे हैं बिना है। तो इनके साथ भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कैसे? गंगा यमुना च अंतरा प्रयागः अस्ति। अंतरा मतलब बीच में। गंगा और यमुना, गंगा और यमुना
के बीच में प्रयागः अस्ति, प्रयाग है। ठीक, देखिए ये दिया हुआ है, इसका हिंदी भी दिया हुआ है। गंगा और देखिए गंगा यमुना के बीच में प्रयाग है, गंगा यमुना के बीच में क्या है, प्रयाग है। अब देख दूसरा है आपका ज्ञानम अंतरेण न सुखम श्रमम बिना न धनम। ज्ञानम अंतरेण, ज्ञान के बिना, जब ज्ञानम अंतरेण को जब हम अलग करेंगे तो क्या बन जाए, कैसे बनेगा, ज्ञानम और अंतरेण। ठीक है, ये दोनों को जोड़ करके ऐसे दिया हुआ है, म का आकार निकल जाएगा तो ज्ञानम अंतरेण बनेगा। ज्ञान के बिना न सुख है, हाँ न सुखम, तो सुखम में क्या होगा, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। श्रमम बिना न धनम, श्रम के बिना धन नहीं है, तो यहाँ बिना के प्रयोग के कारण यहाँ धनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, नियम 19 देखिए, नियम 19 में है अधिशिंग स्था साम कर्म। अधिशी, अधिशी, अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ में क्या होती है, द्वितीया होती है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि शी मतलब सोना, स्था रुकना और आस होता है बैठना। तो इन तीनों धातुओं के हमने आपको लट लगा के क्या करवाए थे, धातु रूप करवाए थे। तो शी और आस, ये जो धातु है वो आत्मनेपदी में और स्था धातु परस्मैपदी में, ये धातु लट लकार में आप पढ़ चुके हैं। तो जब भी इसके साथ में अधि उपसर्ग लगा रहे, हाँ शी, स्था और आस धातुओं में अधि उपसर्ग लगा रहे, तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो वही ये सूत्र कहता है कि अधिशिंग स्थासाम कर्म, अधिशिंग स्थासाम कर्म। दोस्तों ये जो सूत्र दिया हुआ है, यदि आप ये याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी सूत्र में ही इसके पूरे अर्थ दिए हुए हैं कि अधिशी, अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे कह दिए आसनम अधिशेते, यदि हम सिर्फ शेते का प्रयोग करेंगे तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उसके साथ में उपसर्ग लग गया अधिशेते हो गया, तब हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आसनम अधिशेते, आसनम अधिशेते, तो आसनम में हो गया कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति। आसन पर सोते हैं, आसन पर सोते हैं, बोल रहे हैं हम पर, होना चाहिए अधिकरण, लेकिन अधिशेते होने के कारण यहाँ पे आसनम हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अधितिष्ठति या आसनम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति आसन पर बैठते हैं, या आसनम आसन पर रुकते हैं या ठहरते हैं, या आसनम अध्यास्ते या आसन पर बैठते हैं। तो अधि उपसर्ग लगने के कारण इस आसनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और यदि सिर्फ शी, स्था और आस धातु का प्रयोग रहे, हाँ उसमें उपसर्ग न लगा रहे, तब हम सप्तमी का ही प्रयोग करेंगे, जो उसमें कारक बनेगा उसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उपसर्ग लगने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वा का अर्थ क्या है, वा का अर्थ है अथवा। तो इस आसनम कर्म को लेकर के और इस शब्द को लेकर के और सारे धातु का प्रयोग इसमें बैठाया गया है। आसनम अधिशेते, आसनम अधितिष्ठति, आसनम अध्यास्ते। अंतिम नियम है आपका नियम 20, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, कहते हैं समय और स्थान के दूरीवाची शब्दों में द्वितीया होती है। हाँ, कालाधि अत्यंत संयोगे, कालाधि ध्वनो अत्यंत संयोगे, अर्थात समय और स्थान के दूरीवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे 10 दिनानि, हाँ 10 दिनानि, तो दिनानि में क्या है, द्वितीय बहुवचन का प्रयोग किया गया है। 10 दिन तक, हाँ यहाँ पे क्या आ गया आपका क्या हो गया, दूरी और समय की बात हो गई।
दूरी और समय स्थान के साथ में द्वितीया होगी। तो यहाँ पे आपका जो हो रहा है वो समय की 10 दिन, समय की बात है तो दिन में क्या हो गया, दिनानी बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है 10। आगे देखिए लिखति, देखो 10 दिनानी लिखति, 10 दिन से लिखता है, 10 दिनानी लिखति, तो दिन में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसी तरह से पंचवर्षाणि पठति, 5 वर्षों से पढ़ता है, तो ये समय होने के कारण, गिनती समय होने के कारण इसमें क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, 5 वर्षों तक पढ़ता है। क्रोशम गच्छति, क्रोश भर जाता है, तो क्रोश क्या है, समय को बताता है, दूरी को बताता है, हाँ, तो दूरी को द्योतित करता है, इस कारण से क्रोशम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इनको आप याद जरूर करिए। अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रति अनु के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयतः सर्वतः अधिक ऊपरी परी अधो अधः और अध्यधि के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। साथ में अंतरा अंतरिण और बिना के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और फिर अधिशी अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ में द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। समय स्थान और दूरीवाची शब्दों में हम द्वितीय विभक्ति का, जो दूरी समय और स्थान को उसी में ही हम जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इन शब्दों में ही हम करेंगे, इसके साथ नहीं शब्दों में। जैसे दिनानी है, दिनानी समय को बताता है, हाँ, तो हम दिन में द्वितीय बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो उसी तरह से पंचवर्षाणि, वर्षाणि समय को बताता है, तो वर्षाणि में द्वितीय बहुवचन का प्रयोग किया गया है। क्रोशम, क्रोश दूरी को इंगित करता है, तो दूरी में द्वितीय एक वचन का प्रयोग हुआ है, क्रोशम। तो ये रहा दोस्तों आपके अभ्यास 6 का नियम जो आज समाप्त हुआ। अब हम लोग अभ्यास 6 के जो इस नियम के आधार पर ही अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग अभ्यास को हल करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये अनुवाद है, इसमें हम लोग बहुत तीव्र गति से नहीं बढ़ सकते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं आपसे, नमस्कार।